जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर देखेंगे जिस मॉडल पेपर को साथियों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों चारों विषयों के संपूर्ण सब्जेक्ट का साथियों निचोड़ आप लोग यहां पर देखेंगे। हिंदी को, जीके को, रीजनिंग को, मैथ को। और उसके अलावा साथियों नए साल के शुरुआती दिन है, तो अगर आप मुझे विश करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताइएगा कि आप ये कहां से विश कर रहे हैं, यानी कि कौन सी स्टेट से साथियों आप हैं। यहां पर साथियों हिंदी के 20 सवाल होंगे। कोशिश करिएगा कि साथियों 12 से ऊपर ही आप यहां पर कोशिश करें कि आपके सवाल सही हो पाए। चलिए, तो पहला सवाल है, कह रहे कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं, आपको बताने दिक्कत कहां पर है, अशुद्धि कहां पर है। देखिए, मैं आपकी, ठीक है, या अगर बात करें साथियों मैं आपके या मैं आपसे, तो यहां पर अगर बात करें क्या आना चाहिए, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यानी कि आपके कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। अब बुलाए थोड़ी ना होना चाहिए साथियों, बुलाया होना चाहिए। क्या, प्रधानाचार्य जी ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, तो साथियों बुलाए की जगह क्या होना चाहिए, बुलाया होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत इस तीन वाले में, तो तीन वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर अगर बात करें कि मुझे मजा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि आपको बताना। अब यहां पर साथियों लिंग से संबंधित त्रुटि है। मुझे मजा आती है नहीं होना चाहिए था, मुझे मजा आता है ये होना चाहिए था। तो दिक्कत साथियों कहां पर है, लिंग में, वचन में, कारक में और विशेषण में। तो मैं कहूंगा साथियों लिंग संबंधी त्रुटि है, आती की जगह आता आना चाहिए था, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग आना चाहिए था। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों द्रुत शब्द का यहां पर विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो द्रुत का विलोम जड़ होता है, नहीं साथियों। अद्रैत होता है, नहीं साथियों। मंथर होता है। क्या, द्रुत का विलोम क्या होता है साथियों, मंथर होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है साथियों कि कथा के बैगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस बार आपको देखने को मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वो आपकी ही शिफ्ट हो। कह रहे कि इस मुहावरे का मतलब बता दीजिए, कथा के बैगन। तो मनगढ़ंत बातें, क्या इसका मतलब होता है, असंभव वस्तु या कृपण व्यक्ति या साथियों केवल दूसरों के लिए उपदेश, यानी कि केवल दूसरों के लिए उपदेश, ये इसका अर्थ हो जाएगा किसका, कथा के बैगन के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द साथियों क्या हो सकता है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को साथियों क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो आपके लिए एग्जाम के अंतिम दिनों में साथियों 3 प्रकार की पीडीएफ तैयार की गई हैं। मैं कहूंगा अगर साथियों इन 3 प्रकार की पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं तो तकरीबन तकरीबन आपका 60% साथियों पेपर यहां से फंस सकता है। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको दी जाएगी। क्योंकि साथियों जो एसएससी जीडी के क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चंस आए हैं साथियों पिछली शिफ्ट में, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि साथियों एग्जामिनर वही पिछली शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के डिक्टो उठाकर रख देता है। तो अगर आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो साथियों इसमें से जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बहुत आराम से साथियों मिल जाएंगे अपने रियल शिफ्ट में। उसके अलावा साथियों 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, और इन मॉडल पेपर में साथियों मैथ और रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट को लगभग लगभग कवर अप किया गया है। और ये हर एक मॉडल पेपर साथियों 80 क्वेश्चन का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन वही हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग मैथ के 20-20 क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दी जा रही है। तो ये तीनों पीडीएफ साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, ठीक है ना, वहां से जाकर आप इसको ले सकते हैं। या आप एक काम करिएगा, टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसका येलो लोगो होगा जैसे हमारे चैनल का है, तो साथियों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको साथियों 49 वाली पीडीएफ दिख जाएगी, इसको साथियों ले लेना, ठीक है ना। 49 रुपीज की साथियों पीडीएफ है। मैं कहूंगा इतनी अगर पीडीएफ जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, इनको पढ़ लिया तो आपको ये समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 60% के आसपास साथियों इन 3 पीडीएफ को पढ़कर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करें, पूछा आपसे जा रहा है कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसको क्या कहा जाता है, उसको किंवदंती कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
कह रहे कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। से गहने बनते, आपको बताने यहां पर खाली जगह है, किससे गहने बनते? टीन से गहने बनते? मैं कहूंगा नहीं। सोने से गहने बनते या देखिए यहां पर सोना लिखा हुआ है, यहां पर सोने लिखा हुआ है, तो यहां पर जो सही शब्द आना चाहिए वो सोने आना चाहिए, ना कि सोना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि सोना से गहने बनते, ऐसे थोड़ी ना, सोने से गहने बनते हैं, ये होना चाहिए आंसर। अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो गहरी नींद आना या झपकी आना या आंख में दर्द होना या गले पड़ना। तो मैं कहूंगा साथियों आंख लगने का मतलब होता है झपकी आना, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प, कौन से विकल्प को चुनना है? हाँ, इस वाले विकल्प को चुनना है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहे कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। अब देखिए यहां पर दिक्कत अगर बात करें ना तो दिक्कत यहां पर है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने फोन कर दिया ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? वहां पर है। वहां कहां पर लिखा हुआ? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें लिखा हुआ है वहां। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है साथियों, क्या यहां पर हो सकता है? उसको अपवाद कहा जाता है, उसको वाद कहा जाता है, उसको संवाद कहा जाता है और इसको विवाद कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई नॉर्मल सा नियम है उसके विरुद्ध कोई बात है, ठीक है, या हल्की फुल्की कोई एक ऐसी बात जो इस नियम में गड़बड़ी बता रही है या उसके जो विरुद्ध बात है, उसको अपवाद कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा, यानी कि इसका आपको विलोम बताना है साथियों क्या होगा। देखिए स्वभाव होगा, मैं कहूंगा नहीं, स्वभाव नहीं होता है सद्भाव का, गुस्सा भी नहीं होता है साथियों, दुर्भाव होता है। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर सद्भाव का विलोम पूछा जाए तो दुर्भाव बताना, या दुर्भाव का विलोम पूछा जाए तो सद्भाव आपको बताना है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, या तीनों धरती के स्वामी है, तीनों आकाशों के स्वामी है, तीनों भवनों के स्वामी है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तीनों भवनों के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, ये सबसे सटीक आपका हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, बताइए। तो गुणदोष का एक तरीके से समरूप मूल्यांकन जो करता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, उसको समीक्षक कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, क्या? अब यहां पर अगर साथियों बात करें पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, देखिए पिताजी भी सही लिखा हुआ, मेरे लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ, कुछ कपड़े ले आए ये भी सही लिखा हुआ, यानी कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत नहीं है तो हमें कौन सा ऑप्शन चुनना होगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, हमें ये वाला ऑप्शन चुनना होगा। ऐसा जरूरी नहीं साथियों कि हमेशा गलती ही हो, परीक्षा में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, सही वाक्य आपको दे दिया जाएगा, अगर सही वाक्य है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, एक ऐसा ऑप्शन होगा, इसका चुनाव आपको करना है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस सवाल की अगर बात करते हैं साथियों, कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि आपको बताने कि अंधिकार कैसे लिखा जाता है। अंधिकार कैसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगा अंधिकार की अगर बात करें साथियों, अंधिकार ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, मेरी है, अब यहां पर आपको खाली जगह दिखेगी, तो मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी है, या मेरी प्रार्थना है साथियों, या आराधना है। तो आपको साथियों बताने कि यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन आ सकता है, बताइए। तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी जाए, ये होना चाहिए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि वर्तनी आपको बताने कि इनमें से साथियों कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि मात्रहीन कैसे लिखा जाता है ये आपको यहां पर बताना है। तो मात्रहीन की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ना, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने कि यमुना का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? यमुना की अगर बात करें, यमुना का पर्यायवाची तो अर्कजा होता है। क्या होता है साथियों? यमुना का पर्यायवाची अर्कजा होता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर
का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि अब यहां पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। अब देखिए दिक्कत आपको पता कहां लग रही है, उत्साह नहीं होना चाहिए। मेरी गाय को छूने का उत्साह, हिम्मत आना चाहिए। मेरी गाय को छूने का हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता, ये होना चाहिए। नहीं, मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, ये होना चाहिए। या मेरी गाय को छूने का मेहनत भी नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए। अब यहां पर अगर बात करें तो साथियों आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन आपने हिंदी के देखे, अब 20 क्वेश्चन आप साथियों सामान्य ज्ञान के देखेंगे। चलिए, तो कहा जा रहा है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी आपसे पूछे तो कांचीपुरम आपको बता देना है। क्या आपको बता देना है कि पल्लव राजवंश की राजधानी साथियों कांचीपुरम थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि बारावती किला भारत के किस राज्य में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है कि जो बारावती किला है, बारावती किले की अगर बात करें तो ये कहां पर है साथियों? ये ओडिशा में है। कहां पर है साथियों? ये ओडिशा में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? रजिया सुल्ताना के पिता की अगर बात करें तो कौन थे साथियों? इल्तुतमिश ही रजिया सुल्ताना के पिता थे, या सुल्ताना रजिया कह लो। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे दक्षिण भारतीय वंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये साथियों हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। यहां पर हरिहर थे तो हरिहर साथियों आपको लगा देना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, बताइए। तो देखिए भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। कौन करते हैं साथियों? राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला देखिए कह रहे जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह सवाल अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया था, तो साथियों 1956 में अपनाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था, बताइए। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, आपको भी ध्यान रखना है कि सवाल का जवाब क्या होगा। पुदुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसकी बात चल रही है साथियों? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल कह रहे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में साथियों 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल है कह रहे निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? तो इनमें से क्या साथियों राज्य सूची में शामिल है? पुलिस, वन, बैंकिंग या रक्षा? तो मैं कहूंगा कि पुलिस की अगर बात करते हैं तो पुलिस साथियों ये राज्य सूची में शामिल है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन यानी कि संविधान में जो पहला संशोधन किया गया वो कब किया गया? 1948 में, 1951 में, 1950 में, 1947 में? तो अगर आपने यहां पर चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में किया गया, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों देखिए हिंदी को मैं बहुत तेजी के साथ कराता हूं और जीएस को मैं बहुत तेजी के साथ कराता हूं, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम में बहुत तेजी के साथ करना होंगे। क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा टाइम लोगे फिर आप रीजनिंग को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, आप मैथ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आपकी प्रैक्टिस में इतनी बनवा दूंगा साथियों कि नैनो सेकंड में आप क्या कर दें, जीके का आंसर दे दें और हिंदी का आंसर दे दें, और फिर आपके पास भरपूर समय होगा रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपके पास रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को करने के लिए कम समय है तो ये समझ लीजिए बहुत नुकसान में आप जाओगे। तो इसलिए साथियों आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि आपको यह समझना है कि ये आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद आपका कोई एग्जाम नहीं है, आप इसके बाद कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। आप अगर ऐसा सोचकर अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपकी ये समझ लीजिए मेहनत डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप ये हल्के में लेते हो कि भाई वैकेंसी तो और भी है, और भी वैकेंसी आने वाली, एनटीपीसी है, रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली है, या उसके बाद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो समझ लीजिए मेहनत आपकी आधी हो जाएगी।
और कोई भी किसी भी चीज को ये सोचकर करता है कि मेरे पास अंतिम मौका है, मुझे पूरी मेहनत के साथ करना है, तो फिर अपनी वो मेहनत बढ़ा देता है। तो आप ये सोचिए कि आपके पास अंतिम मौका है, क्योंकि अभी आपके पास वो समय है जब आप पढ़ाई कर सकते हो। आपकी एज भी है, क्या पता अगली बार ये वैकेंसी है आपकी एज ना हुई, या क्या पता आई भी ये 2 साल बाद आई, क्या पता। ठीक है ना। तो आप मेहनत से पढ़िए, अपना एक सिलेक्शन ले लीजिए जो आपका एक हक है और जो आपको मिलना चाहिए। खैर, अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। पूछा आपसे जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है 1985 में भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था। तो साथियों क्या सुधार किया गया था, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया नहीं। कर में वृद्धि के संबंध में संघ एवं राज्य सूची में संशोधन नहीं। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान के 52वें संविधान संशोधन के एक तरीके से में क्या सुधार किया गया था, तो दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि 103वां संवैधानिक संशोधन ये किससे संबंधित, बहुत बार सवाल आया है साथियों। तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे? ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को साथियों काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रकृति में रेतीली और गुण में लवड़ीय होती है। तो साथियों किस मिट्टी की बात चल रही है? मैं कहूंगा शुष्क मिट्टी की बात चल रही है। यानी कि शुष्क मिट्टी प्रकृति में रेतीली और गुण में लवड़ीय होती है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, बताइए। तो भारत के उत्तरी मैदानों में साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? तराई नाम से जाना जाता है, तराई क्षेत्र के नाम से। उसके बाद देखिए कह रहे कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि छत पर वर्षा का जल को संचयन करने वाला पहला भारत का राज्य तमिलनाडु था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था। तो साथियों ये तानसेन ने किया था। किसने किया था? तानसेन ने किया था। मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? तानसेन ने किया था। अब यहां पर अगर बात करें तो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को साथियों आप देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा। यहां पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखना चाहिए। रीजनिंग के बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, देखिए। अब अगर बात करें, ये सवाल एसएससी जीडी में आया हुआ है पिछले साल में, ठीक है। तो अगर आप ये सवाल कर लेते हैं, यानी कि आप बीट कर देते हैं पिछले साल को, ठीक। चलिए, कहने के 6 मित्र हैं। कौन कौन 6 मित्र हैं? नेहा है, काव्या है, गीता है, वरुण है, पूजा है और कपिल है। इनकी आयु अलग अलग है। अब एक बात ध्यान कर लीजिए साथियों, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगर इस सवाल को सॉल्व करूं तो ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 सेकंड लगना है। अगर बहुत लगा तो 50 सेकंड लग जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूं तो इसलिए हो सकता हो 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाए किसी किसी क्वेश्चन में। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है तो 1.5-2 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको समझा रहा हूं, लगा नहीं रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जब लगाया जाता है तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है नेहा काव्या गीता, अरे भाई ठीक है इतने लोग हैं, ठीक है आगे बढ़ गए, ऐसे करके। चलिए खैर देखते हैं। कहें कि गीता पूजा से बड़ी है, तो साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ये बड़ा है। ये अगर बात करें ना, ये 2 मुंह जिधर बनेंगे वो बड़ा होगा, जिधर नोक बनेगी साथियों वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका छोटा हो जाएगा। तो कहा गया है गीता पूजा से बड़ी है, यानी कि साथियों अगर बात करते हैं पूजा यहां पर आ गई, पूजा यहां पर आ गई, यानी कि पूजा से बड़ी कौन है? गीता है। तो गीता साथियों यहां पर आ गई, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लेकिन वरुण से छोटी, यानी कि गीता जो है ना ये पूजा से तो बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी, यानी कि वरुण यहां पर बन जाएंगे, वरुण यहां पर बन जाएंगे। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? 3 मित्र गीता से बड़े हैं। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, तो देखिए एक मित्र, ठीक है, और दूसरा मित्र और साथियों ये तीसरा मित्र, 3 मित्र गीता से बड़े हमने कर दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। यानी कि कपिल की आयु जो है ना, कपिल की आयु ये वरुण की आयु और काव्या, यानी कि काव्या साथियों यहां पर आ जाएंगी, और कपिल की अगर बात करें कपिल यहां पर आ जाएंगे, कपिल यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि कपिल की आयु कहा गया है कि वरुण और काव्या के बीच की है। यानी कि पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है।
अब देखिए 6 मित्र थे, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। तो साथियों क्या कहा जा रहा है, पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, यानी कि मैं कहूंगा साथियों यहां पर भी कोई आएगा, पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। तो पूजा केवल एक मित्र से बड़ी, उन सब में सबसे छोटी कौन है, यानी कि यहां पर आपको बताना है कौन आएगा। देखिए 6 लोग थे, 5 लोग लिख दिए, तो जाहिर सी बात है एक ही लोग इसमें से बचा होगा। तो वो कौन बचा है साथियों, मैं कहूंगा नेहा। यहां पर मैंने नहीं लिखा, तो जाहिर सी बात है नेहा का नाम यहां पर आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन हो गया साथियों, नेहा होगी। अब देख लीजिए नेहा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साथियों TUNER को VRRBX लिखा जाता है, तो आपको बताने के CLOCK को क्या लिखा जाएगा, फटाफट आपको बताने। देखिए मैं प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं, T 20 पर होता है, U 21 पर होता है, N 14 पर होता है, E 5 पर होता है और R 18 पर होता है। अब देखिए इसको मैं लिख लाऊं, V की अगर बात करें ये 22 पर होता है, R 18 पर होता है, R 18 पर होता है और B 2 पर होता है, X आपका 24 पर होता है। अब देखिए ये 20 से 22 हो गया, यानी कि 2 बड़ा है। कितना बड़ा है साथियों, 2 प्लस किया गया है, ठीक है। 21 से 18 हो गया है, यानी कि साथियों 3 माइनस किया गया है। 14 से 18 हो गया, यानी कि साथियों 4 प्लस किया गया है, 4 प्लस किया गया है। ये 5 से 3 2 हो गया है, यानी कि साथियों 3 माइनस किया गया। फिर 18 से ये आपका 24 हो गया, यानी कि कितना 6 प्लस किया गया। तो जो यहां पर लॉजिक लगा है मेरे हिसाब से वही लॉजिक यहां पर लगेगा। अब सी में सबसे पहले हमें 2 जोड़ना है। सी में साथियों जब हम 2 जोड़ेंगे तो साथियों जाहिर सी बात है ई आ जाएगा। एल में अब हमें 3 घटाना है, तो एल में 3 साथियों अगर हम घटा देते हैं तो आई आ जाएगा। अब ओ की अगर बात करें, इसमें साथियों 4 प्लस करना है, ओ 15 पर होता है, 19 पर साथियों एस होता है। अब सी में साथियों 3 घटाना है, तो जब हम 3 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है जेड आ जाएगा, ठीक है, बी ए और जेड। के की अगर बात करें, अब इसमें 6 प्लस करना है, तो मैं कहूंगा कितना आना चाहिए, के 11 पर होता है तो 17 आ जाएगा, 17 पर साथियों क्यू होता है। तो आपको देखना है ये ऑप्शन कहां पर है, यानी कि EISZQ कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब इसको देखिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या है। ये भी साथियों SSC GD का सवाल है। अब देखिए जैसे कि आपके सामने ये है, मतलब ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल से यहां पर 3 ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल के बाद 5 ट्रायंगल हो गए। तो 5 ट्रायंगल के बाद यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे बताइए। देखिए 1 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल। तो बच्चा बच्चा बता देगा कि एक नंबर के गैप से हिसाब किताब चल रहा है। तो साथियों यहां पर कितना आ जाएगा, 7 ट्रायंगल आ जाएगा, 7 नंबर आ जाएगा मतलब। तो 7 ट्रायंगल जहां पर है वो आंसर होगा। इसमें 6 ट्रायंगल हैं, इसमें साथियों मेरे हिसाब से 6 ये 8 ट्रायंगल हो जाएंगे, इसमें 9 ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें साथियों 7 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में REFINE को क्या लिखा जाता है, KHOZKL लिखा जाता है। तो आपको बताना है साथियों उसी कूट भाषा में SOLVNT को क्या लिखा जा सकता है। अब आपको साथियों पहचानने के जो लॉजिक इसमें लगा है, यानी कि इन लेटर से ये लेटर्स बने हैं, वही लॉजिक यहां पर लगेगा। तो वो कौन सा लॉजिक है, देखिए सिंपल सी बात है साथियों, जो प्लेस वैल्यू है वो लिखिए। सबसे पहले आप R 18 पर होता है, R आपका 18 पर हो गया क्या। अगर यहां पर बात करते हैं साथियों R की, तो R आपने 18 पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते क्या लिखा हुआ है, E 5 पर होता है और F 6 पर होता है, E 5 पर और साथियों F 6 पर हो गया। उसके अलावा I 9 पर होता है, N की बात करें 14 पर होता है, E 5 पर होता है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इसको लिख लेते हैं, K 11 पर होता है, K 11 पर हो गया, H 8 पर हो गया है, O साथियों 15 पर हो गया और Z की बात करें 26 पर हो गया, K 11 पर हो गया, L आपका 12 पर हो गया। यहां पर देखिए साथियों ये 18 है, 18 से साथियों 11 हुआ है, यानी कि मैं कहूंगा 7 माइनस हुआ है। ये 5 है, 5 से 8 हुआ है साथियों, 3 प्लस कर दिया गया है। 6 है, 6 से 15 एकदम से हो गया साथियों, मैं कहूंगा 9 प्लस किया गया है। उसके बाद 9 से 26, तो फिर से ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहां पर कुछ तो सेव आना चाहिए भाई, 7 3 7 3 ऐसे करके आता, या कोई एक नंबर प्लस होता, एक नंबर घटता, ऐसे आता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है साथियों, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लॉजिक देखिए, अगर 5 से 11 यहां पर बनाया गया, तो मैं कहूंगा साथियों कितना माइनस किया गया, 6 माइनस किया गया है। उसके बाद 14 से यहां पर 8 हुआ है, तो कितना एक तरीके से यहां पर साथियों 14 से
यहां पर तो ये प्लस हुआ है और यहां पर साथियों माइनस होगा। कितना 6 माइनस किया गया, अरे भाई 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 में साथियों क्या 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 6 से 26 हुआ है, मैं कहूंगा 6 से 26 हुआ है यानी कि 6 घटा होगा। तो इसमें भी साथियों वही है 5 से 11 यानी कि 6 प्लस 6 माइनस, 6 प्लस 6 माइनस, ये वाला लॉजिक है। तो यही लॉजिक साथियों इसमें आपका लग जाएगा और आपका आंसर निकल आएगा। साथियों यहां पर टी में सबसे पहले 6 प्लस करेंगे तो देखिए अब यहां पर ये अंतिम लेटर था, अंतिम नंबर था, यहां पर प्लस किया तो ये हमें पहला वाला मिला था, यानी कि इसमें हम साथियों 6 प्लस करेंगे टी में तो हमें मिलेगा। और टी में यानी कि टी 20 पर होता है, 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 पर साथियों जेड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर अगर बात करते एन 14 पर होता है, इसमें साथियों अगर क्या अब यहां पर 6 घटाएंगे तो 14 में से साथियों 6 घटाएंगे तो कितना आता है 8 आता है, 8 पर क्या होता है एच होता है। तो जेड एच कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है, बी वाले में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के यहां पर कुछ नहीं करना है साथियों, एफ डी 8 पी सी क्यू को आपको दर्पण प्रतिबिंब में साथियों ये कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखता है दर्पण में, लेकिन कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। जैसे कि अगर क्यू की बात करें तो क्यू कुछ ऐसे करके दिखेगा, सी कुछ ऐसे करके दिखेगा, पी कुछ ऐसे करके दिखेगा, आठ जैसा है वैसा दिखेगा, डी की बात करें डी आपका ऐसे दिखेगा और एफ की बात करें एफ आपका ऐसे दिखेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है, बस ये आपको बताना है साथियों। क्यू सी पी आठ डी एफ में कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है और ये बहुत शानदार सवाल है, मैं कहूंगा ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कह रहे हैं कि जीवा कमल की पुत्री है, तो जो कहा जाए साथियों वो आप करते जाइए। क्या कहा गया है, जीवा की जब ने बात की है साथियों, जीवा की यहां पर बात की है, जीवा की अगर बात करें तो ये साथियों कमल की पुत्री हो गई, क्या कमल की पुत्री हो गई जीवा, करके कमल के 2 पुत्र हैं। अच्छा एक तो पुत्री है, 2 पुत्र होंगे, मान लीजिए एक ये पुत्र हो गया और दूसरा साथियों ये पुत्र हो गया, ये बात भी क्लियर है। करके अदा मानविता की पुत्री है जो कमल के पुत्र की पत्नी है। अब देखिए कमल ये हो गया कमल के पुत्र की पत्नी, कमल का पुत्र एक ये भी है कमल का पुत्र, एक ये भी है साथियों। तो मान लेते कमल का पुत्र, ये इस वाले की बात चल रही है, कमल के पुत्र की पत्नी है, कौन कमल के पुत्र की पत्नी है, ये मानविता, ठीक है ना। अदा जो है ना ये मानविता की पुत्री है, ठीक है। मानविता की पुत्री की अगर बात करें, अब देखिए यहां पर ये क्या हो गई, ये कमल के इस वाले बेटे की ये पत्नी हो गई मानविता, पहला पॉइंट मानविता। अब इनकी पुत्री की अगर बात करें, इनकी पुत्री कौन है साथियों, अदा है, ये सवाल में कहा गया है, कह रहे कि अदा मानविता की पुत्री है। अब जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, ये पहला वाला है ये दूसरा वाला है, तो जो का मतलब दूसरे वाले के लिए। तो मानविता जो है ना ये कमल के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। कह रहे कि वीनू प्रेम की मां है। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि वीनू कौन है, प्रेम कौन है, ठीक है। वीनू जो है ना ये प्रेम की मां है, ठीक है। प्रेम अशोक का भाई है, अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। अच्छा प्रेम अशोक का भाई, अब अशोक की बात चल रही है, अदा का पिता कौन है, देखिए अदा की माता तो हमें पता है, अदा के पिता कौन हो जाएंगे साथियों, अशोक हो जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया ना कि जो का संबंध जो होता है वो दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला ये दूसरा वाला ये, प्रेम अशोक का भाई है। अब आपको ये बात मालूम पड़ गई होगी कि इनके 2 बेटे थे कमल के, ठीक है ना, एक का नाम अशोक आपको पता चल गया, दूसरे का नाम क्या है साथियों, दूसरे का नाम प्रेम है। राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। देखिए कहने के अब यहां से पढ़िए जरा एक बार, वीनू प्रेम की मां है। अब देखिए प्रेम की मां कौन हो जाएंगी, प्रेम की मां, अशोक की मां, जीवा की मां कौन हो जाएंगी साथियों, वीनू हो जाएंगी। मैं कह सकता हूं वीनू की अगर बात करें तो ये कमल की पत्नी होगी। अरे भाई कमल की पत्नी वीनू, वीनू और कमल के 3 बच्चे हैं, जीवा एक पुत्री है, 2 पुत्र हैं साथियों प्रेम और अशोक, अशोक की पत्नी है मानविता, मानविता की बेटी है अदा। उसके बाद कहा गया कि अदा का वीनू से क्या संबंध है, यानी कि वीनू क्या कहेगा अदा को, तो वीनू क्या कहेंगी साथियों अदा को, मुझे बताइए। देखिए वीनू के लड़के, वीनू की बहू की बेटी है, तो कोई भी अपनी बहू की बेटी को क्या कहेगा साथियों, पोती नातिन वाला ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोती आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और साथियों मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए एक्स जेड एक्स है और खाली जगह है, वाई जेड यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है साथियों। देखिए मैं यहां पर लिख दूं, क्या करूं, मैं यहां पर लिख देता हूं साथियों, ये आपका x हो गया, ये z हो गया और ये x हो गया, खाली जगह हो गई। उसके बाद साथियों ये आपका y आ गया, z आ गया, x आ गया, फिर 2 बार खाली जगह हो गई और साथियों x आ गया, ये आपका y आ गया,
ठीक है ना, एक्स वाई आ गया, जेड एक्स आपका जेड आ गया, और ये 2 बार खाली जगह हो गई, और ये साथियों आपका वाई आ गया, और ये जेड आ गया। तो यहां पर आपको साथियों बतलाना है कि खाली जगह में कौन सा आएगा। देखिए इसको काउंट करिए सबसे पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कितने कितने का पेयर बना दे, 6 6 का पेयर बना के देखें। देखिए साथियों 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप देख रहे हैं कि अंत में वाई जेड वाई जेड वाई जेड आ रहा है, ठीक है। शुरू में एक्स जेड एक्स आ रहा है, तो एक्स लिखा हुआ है तो यहां पर जेड और एक्स आ जाएगा, एक्स जेड लिखा हुआ है तो यहां पर सातों एक्स आ जाएगा। अब ये अंत में आ रहा है एक्स वाई जेड, तो यहां पर एक्स वाई जेड हो गया, यहां पर एक्स वाई जेड हो गया, यहां पर सातों एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है ना। तो एक्स जेड एक्स और एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स एक्स वाई जेड। आपको देखना है कि आपने अपने पेन से साथियों क्या क्या लिखा है। आपने एक्स लिखा है, आपने जेड एक्स लिखा है, ये आपने डबल एक्स लिखा है। तो मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर ऐसा कहां पर लिखा हुआ है एक्स जेड और एक्स एक्स एक्स, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि साथियों 9783 को 3879 लिखा जाता है, तो आपको बताना है 1958 को क्या लिखा जा सकता है। अच्छा यहां पर एक बात मैंने देखी कि जो यहां पर नंबर्स लिखे ना वही नंबर्स यहां पर लिखे, बस थोड़ा सा इधर का उधर उधर का इधर हुआ है। जैसे कि बात करें 3 ये था, 3 ये हो गया, 8 साथियों ये हो गया, 7 आपका ये हो गया, और 9 आपका ये हो गया। यानी कि यहां पर भी साथियों हम बहुत आराम से निकाल लेंगे, 8 यहां पर आ जाएगा और आपका 5 यहां पर आ जाएगा साथियों, और आपका 9 की अगर बात करें यहां पर आ जाएगा, और एक आपका साथियों यहां पर आ जाएगा। यानी कि 8591 कहां पर लिखा हुआ है, 8591 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। कह रहे हैं कि कुछ अभिनेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा इसको। कहने के कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार है, तो साथियों अभिनेता की अगर बात करें तो मान लीजिए साथियों ये आपके क्या हो गए, ये आपके अभिनेता हो गए। शॉर्ट में आपको लिखना है एग्जाम में भी, कुछ अभिनेता क्या हो गए साथियों, नृत्य रचनाकार हो गए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, मान लीजिए इतने इतने अभिनेता क्या हो गए साथियों, नृत्य रचनाकार हो गए। शॉर्ट में लिख दिया मैंने भी, कुछ नृत्य मतलब कुछ अभिनेता और नृत्य रचनाकार हो गए, ठीक है। उसके बाद लिखा है सभी नृत्य रचनाकार निर्माता, यानी कि जो सभी ये क्या है, ये नृत्य रचनाकार हैं, ये क्या हो जाएंगे सभी, ये सभी के सभी एक तरीके से निर्माता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, निर्माता हो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है, तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो एक भी निर्माता मतलब निर्माता जो है ना वो निर्देशक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो साथियों अगर बात करते हैं तो हो सकता हो साथियों यहां पर आपका निदेशक आ जाए, ठीक है, निदेशक आपका यहां पर आ जाए। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। यानी कि कुछ अभिनेता निर्देशक है, कैसे कुछ अभिनेता निर्देशक हो सकते हैं, क्योंकि कथन में हमें बताया नहीं गया है कि कुछ अभिनेता निर्देशक हैं या निर्देशक नहीं है, और जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है उसको हम गलत ही मानते हैं, तो इसको भी हम गलत मान लेंगे। एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं, फिर वही बात जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है वो हम कैसे साथियों कर दें, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहां पर एक ये फंस रही है, क्या फंस रही है, अब देखिए एक बार में कहा जा रहा है कि कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, हमने गलत मान लिया, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है। अब दूसरों को जब आपने पढ़ा है आपने देखा एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है। देखिए दो बातों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो मोहन अच्छा है या मोहन अच्छा नहीं है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। और वही चीज यहां पर हो रही है, कुछ अभिनेता निर्देशक हैं, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो एक सही होगा या साथियों 2 सही होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले के साथ। तो ये साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये आपको साथियों क्लियर दिख रहा है ना।
अगर क्लियर साथियों नहीं दिख रहा है तो मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूं, लेकिन उससे पहले साथियों मैं क्या कर देता हूं, मैं आपको बतला देता हूं थोड़ा। अभी मैं आपको इसको जूम करूंगा तो बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। यहां पर कहा गया है साथियों कि नीचे दी गई आकृति में वर्ग जो है ना ये नींबू को निरूपित करता है। तो वर्ग की अगर बात करें, वर्ग आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये साथियों किसके बारे में बताता है, ये नींबू के बारे में बताता है। ठीक है, कहने कि वृत्त मीठे को निरूपित करता है, यानी कि वृत्त की अगर बात करें तो ये साथियों मीठे को निरूपित करता है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। कह रहे कि त्रिभुज फलों को निरूपित करता है, अगर इसकी बात करें तो ये फल को निरूपित करता है। ठीक है, कह रहे कि आयत खट्टे को निरूपित करता है, आयत की अगर बात करते हैं साथियों तो ये आपके खट्टे को निरूपित कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि षटभुज की अगर बात करते हैं साथियों, षटभुज आपका संतरों को निरूपित करता है। तो षटभुज साथियों किधर है, षटभुज आपका ये हो जाएगा, यानी कि इसकी अगर बात करें ये संतरों को निरूपित करता है, ये बात भी क्लियर है। आप कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उन नींबू फलों को दर्शाता है, यानी कि नींबू भी होना चाहिए। देखिए नींबू और फल कहां पर है, यानी कि त्रिभुज के अंतर्गत भी आए और वर्ग के अंतर्गत भी आए, को निरूपित करता है। जो खट्टे और खट्टों के अंतर्गत भी आना चाहिए, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका मीठे वाला, यानी कि इसमें से साथियों आंसर आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा आपको साथियों बताना है कौन सा, इसको जूम कर देता हूं, देखिए देखिए अगर यहां पर बात करें साथियों, ये आपका 48 है, ठीक है ना, और ये 18 है। अब देखिए 45, ये 45 संख्या है, ये क्या है, ये 45 संख्या। तो 45 ही एक ऐसी संख्या है जो फल भी है, जो नींबू भी है, जो खट्टा भी है, लेकिन जो मीठा नहीं है, मीठे के अंतर्गत साथियों ये नहीं आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर 45 हो जाएगा। आपको अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो साथियों कोई बात नहीं है। तो 45 कहां पर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बता दीजिए कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कि आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल आपसे पूछा जाता है, कह रहे कि 560 है, उसके बाद 280 आ गया है, और 140 है, और साथियों 70 है। आपको बताने के अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। तो देखिए 500, देखिए 56 का आधा 28 होता है, बिल्कुल। तो ये तो इसका आधा हो गया, 28 का आधा, यानी कि कह सकते हैं 560 का आधा 280, 280 का आधा 140, 140 का आधा 70, 70 का आधा साथियों 35 होता है। तो क्या 35 आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल 35 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसको सातों सॉल्व करके आप बताइए, संख्याएं क्या है, 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 130 हैं, 2 हैं, और साथियों यहां पर 3 है। अगर हम बात करें साथियों कौन से वाले ऑप्शन की बात करें, तो यहां पर साथियों ये आपका हो जाएगा। अगर अंत वाले ऑप्शन से सही करें साथियों, देखते हैं साथियों, यहां पर गुणा है तो गुणा लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, ये बराबर है तो बराबर लिख दिया, ये भाग है तो भाग लिख दिया, और माइनस है माइनस लिख दिया। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है, एक ही संख्याएं आ जाती इधर भी, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम बी वाले को चेक करेंगे, सी वाले को चेक करेंगे। देखिए जरा, 7 अट्ठे 56, 56 और 6 साथियों कितना होता है, एक तरीके से मैं कहूंगा 62 होता है। 130 2 से भाग करेंगे तो 65 आ जाएगा, 65 में से साथियों 3 जाएगा तो आपका 62 बनेगा, यानी कि ये तो बराबर हो गया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला चेक किया हमने, और ऑप्शन नंबर डी वाला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले वाले से संबंधित है। देखिए रुबेला एक बीमारी होती है जो किसकी वजह से होती है, विषाणु की वजह से होती है। तो मलेरिया साथियों किसकी वजह से होती है, मलेरिया साथियों एक तरीके से परजीवी की वजह से होती है। तो क्या परजीवी कहीं पर ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है, तो यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। यानी कि साथियों ये 6 लोग हैं, एक घेरे में बैठे हैं। तो साथियों एक घेरा हमने यहां पर ये बना लिया, ठीक है ना। थोड़ा सही तरीके से यहां पर बना लेता हूं। क्या कहा जा रहा है, एक गोल घेरे में साथियों लोग बैठे, 6 लोग हैं ना। तो 1 2 3
4, 5 और एक साथियों 6, कहने के सभी का मुख जो है ना वो केंद्र की तरफ है, सभी का मुख साथियों केंद्र की तरफ है, ठीक है। कहने के ए और ई के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। कहने के सी जो है ना ये डी और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है। कहने के एफ ए के बाईं और बगल में बैठा है। अब पता सबसे पहले हम किस लाइन को करेंगे, इस वाली लाइन को करेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर कहा गया है कि ए और ई के बीच में बैठा है बी, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं साथियों ए को हमें किधर बैठाना है, ई को हमें किधर बैठाना है। लेकिन यहां पर बिल्कुल सही तरीके से कहा गया है कि ए के बाईं और बगल में बैठा है एफ, तो आप ए को यहां बैठाल दो, यहां बैठाल दो, यहां कहीं पर भी बैठाल दो, आपका आंसर सेम आएगा। तो ए की अगर बात करें, मान लीजिए अगर ए को हम यहां बैठाल देते हैं और कह रहे हैं कि ए के बाईं और बगल में एफ बैठा है, यानी कि एफ की पोजीशन यहां पर होगी। अब यहां पर देखिए ए और एफ में कोई कॉमन मिल रहा है, जरा देखिए, बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ए और ई के बीच में बैठा है बी, यानी कि ए और ई के बीच में कौन बैठा है साथियों, बी बैठा है, तो यहां पर बी बैठ जाएगा। उसके बाद डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, यानी कि डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो सी बैठ जाएगा। तो 6 लोग थे, 6 को हमने बैठा दिया। ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है, तो ई की तरह गया, ई के दाईं और बगल में कौन बैठा है साथियों, डी बैठा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की। अब इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है, क्या कहा जा रहा है करके। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, मैथ के क्वेश्चंस आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं। 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में साथियों 11% कम थी। यानी कि 2015 में एक फुटबॉल क्लब में क्या कहा गया है, एक सेकेंड, हाँ 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 2014 की तुलना में 11% कम थी, ठीक है ना। यदि इस वर्ष 3190 लोग कम लोग मैच देखने गए, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि 11% लोग कम हुए, और यहां पर वो हमें संख्या बता दी गई है कि 3190 लोग कम आए। तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या कि कहीं ना कहीं 11% की वैल्यू क्या है, 3190 है। तो कहने के 2014 में कितने लोग मैच देखने गए थे, ये आपको यहां पर साथियों क्या करना है, बताना है। तो देखिए 2015 में 11% कम आए, तो मैं कह सकता हूं वैसे नॉर्मली 100% आते हो, 2014 में साथियों 100% आए हो, लेकिन 2015 में 11% कम लोग आए, यानी कि 89% आए, 89% आए, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों क्या, मैं कहूंगा 2014 में कितने लोग आए थे, 2014 में 100% लोग आए थे। तो 11% की वैल्यू 3190 है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 11 नीचे आ जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 100% की वैल्यू आ जाएगी। इसको कट कर लीजिए साथियों, 11 दूना कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और यहां पर साथियों 9 आ जाएगा, 99 हो जाएगा, 11 नीम आपके 99 हो जाएंगे, 0 और ये 2 0 यहां के आ जाएंगे। मैं कहूंगा 29,000 साथियों 2014 में लोग मैच देखने आए थे, 29,000 लोग। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं साथियों कि ये सवाल अगर आता है तो बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका एक आसान तरीका बता रहा हूं, वो सबसे बढ़िया चीज है। देखिए कह रहे हैं कि एक वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, ठीक है भाई, 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि एक दुकानदार कहता है कि मैं इस पर आपको 15% की छूट दे रहा हूं, लेकिन दुकानदार को 19% का लाभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि अगर 25% की छूट देने प्राप्त, यानी कि 25% की छूट देने क्या लिखा हो, 25% की छूट देने प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर 25% की छूट दी जाती तो लाभ कितना होता। देखिए यहां पर अगर बात करें 15% की छूट दी जा रही, कोई चीज 100% होती है, 15% की छूट दी जा रही यानी कि वो चीज 85% में बेची जा रही है, ठीक है ना। और कहने के यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कहा गया है कि 19% का लाभ हो रहा है, तो साथियों 19% का लाभ हो रहा है, यानी कि 119% है। तो ये पता क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों एक तरीके से क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य हो जाएगा आपका। इसको अगर कट करें तो साथियों 17 से कट करें, मान लीजिए अनुपात में 17 पंजे 85 हो गया, और 17 ठीक है ना, 7 कितना हो जाएगा साथियों 119 हो जाएगा। यानी कि अब आपको साथियों क्या पता चल गया। अब अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने यहां पर अनुपात आ गया, ये अगर
5 क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य 7 है। इसको साथियों अगर 500 मान लो तो इसको 700 मान लो, यानी कि अगर किसी वस्तु पर 700 रुपए लिखे हैं और उसको, ठीक है ना, लिया एक तरीके से, उसका क्रय मूल्य क्या है, 500 है और अंकित मूल्य साथियों 700 है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, यहां पर कहा गया है कि अगर 25% की छूट दी जाती, यानी कि इस 700 रुपए पर छूट दी जाएगी ना, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती, अगर 25% की छूट दी जाती तो यह वस्तु 75% में बिकती। तो साथियों देखिए जरा कितने रुपए में जाती, 75 की अगर बात करें तो साथियों 525 हो जाता, 525 हो जाता। तो देखिए क्रय मूल्य इसका है 500 और 525 रुपए में छूट देने के बाद बेची जा रही, तो साथियों कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ। इसको लाभ में बदलना है तो 100 से गुणा करा लीजिए, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये साथियों कैंसिल हो गया, तो मैं कहूंगा 5% का आपका लाभ आ जाएगा साफ साफ। तो आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। क्या कहा जा रहा है करके 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई आपको बताने, देखिए ट्रेन की लंबाई कह लो या ट्रेन की दूरी कह लो, क्या ट्रेन की लंबाई कह लो साथियों या ट्रेन की एक तरीके से बात करें तो दूरी कह लो, तो दूरी बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय, ये आपको भी पता है। अच्छा यहां पर अगर बात करें चाल आपको दे रखी है, चाल कितनी है साथियों 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए आंसर मीटर में आ रहा है ना, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना होता है तो हम हमेशा 5/18 से इसको गुणा कर देते। अब इसको कैलकुलेट करोगे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, मीटर में आपकी वो आ जाएगी। अब गुणा अगर बात करें, समय कितना दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है, तो ये आपकी चाल हो गई, ये आपका समय हो गया। अब लंबाई यानी कि दूरी साथियों बहुत आराम से निकल आएगी, ट्रेन की लंबाई बहुत आराम से निकल आएगी। 6 कम 6, 6 3 18 हो गया, 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6। अब 42 पंजे साथियों देख लीजिए कितने होते हैं, 5 दूना 10 हो गया, 5 चौक 20 और 1 21 हो गए। यानी कि मैं कहूंगा साथियों लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी निकलेगी, 210 मीटर निकलेगी। और 210 मीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि साथियों 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल में 90 व्यक्ति डूब लगाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं साथियों एक तालाब है जिसकी लंबाई अगर 50 है तो चौड़ाई इसकी कितनी है साथियों 45 है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, ये आपको यहां पर बताना है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर बात करते हैं साथियों लंबाई कितनी है 50 है, चौड़ाई कितनी है 45 है। अब ऊंचाई भी लिखना होगी, ऊंचाई हमें नहीं पता तो ऊंचाई के लिए h लगा लेंगे। बराबर अगर साथियों ये किसके बराबर, क्योंकि साथियों 90 व्यक्तियों के द्वारा जो विस्थापित किया गया पानी का आयतन है वो बराबर होगा तालाब के आयतन से। तो ये आपका साथियों तालाब का आयतन हो गया। अब 90 व्यक्तियों के द्वारा जो विस्थापित किया गया पानी का आयतन है वो कितना है, वो कैसे निकालोगे, तो साथियों यहां पर 90 आ जाएगा, 90 व्यक्ति थे, 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, तो साथियों 1 मीटर यहां पर आ जाएगा। तो अब h का मान निकालना है, स्तर कितना ऊंचा उठेगा, यानी कि h का मान निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो साथियों ये 50 45 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, इसके नीचे साथियों ये आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए h आपका ये आ गया और 90/50 आपका ये आ गया और यहाँ पर ये 45 आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको अगर साथियों हम कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 से कम 45, 45 दूना यानी कि 1/25 यहां पर आ गया है। अब देखिए ये ऊंचाई कितनी निकली है, ऊंचाई 1/25 मीटर निकली है, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में साथियों लगाना है, क्या सेंटीमीटर में। तो किसी चीज को अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो मीटर में 100 की गुणा करा दी जाती है, वो सेंटीमीटर में हो जाता है। 25 से कम 25, 25 चौक यानी कि आपकी हाइट कितनी निकली है, 4 सेंटीमीटर निकली है। और 4 सेंटीमीटर ये पानी के स्तर की ऊंचाई है। तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। क्या कहा जा रहा है देखिए जरा, कह रहे हैं कि पी एक कार्य को 30 दिन में करता है, तो जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। पी एक काम को 30 दिन में करता है और क्यू उसी काम को साथियों क्यू उसी काम को 40 दिन में करता है। कहने कि उन दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया और पी को अकेले ही शेष कार्य को पूरा करना पड़ा।
तो इस काम को पी को करने के लिए कितना समय लगेगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पी किसी काम को 30 दिन में 40 क्यू किसी काम को 40 दिन में करता है, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि 30 के पहाड़े में भी आए या 40 के पहाड़े में भी आ जाए। मैं कहूंगा 120 है वो, 30 चौक और साथियों 40 तिया, यानी कहने का मतलब है कि पी एक दिन में 4 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है, और ये क्या हुआ, ये टोटल काम है, 120 टोटल काम है। तो अगर साथियों ये इन दोनों ने एक दिन का काम कितना होगा, 4 ये काम कर रहा है, 3 ये काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन का काम इनका 7 होगा। और सवाल में कहा गया है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक लगातार काम करते हैं। तो साथियों 7 काम अगर डेली कर रहे हैं दोनों लोग, 5 दिन में कितना काम करेंगे साथियों, 35 काम करेंगे। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब कह रहे हैं क्यू ने काम छोड़ दिया, यानी कि अब ये वाला काम नहीं। अच्छा अब देखिए काम बचा कितना है, 120 टोटल काम था, 35 काम दोनों ने कर दिया, कितना काम साथियों बचा है जरा बताइए। मैं कहूंगा 85 काम बचा है। तो यहां पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है साथियों, कह रहे कि क्यू ने काम छोड़ दिया, इसने काम छोड़ दिया, अब पी अकेले इस शेष काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, देख लीजिए। तो अगर 4 से इसको भाग करते हैं साथियों, 4 दूना 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बचा क्या साथियों, ये नीचे 4 आ जाएगा, इधर क्या बचा, 1 बचेगा, यानी कि 21 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। और 1/4 को एक तरीके से साथियों 6 घंटे कहा जाता है। 1/4 क्या होता है, एक दिन का चौथा, यानी कि 21 दिन तो लगेंगे और बाकी 1/4 लिखा है, तो साथियों इसको 6 घंटे हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो कुल मिला के 21 दिन 6 घंटे का समय लगेगा। और ये आपका साथियों क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए भाई, क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि साथियों 16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 102 रुपए है, 102.40 रुपए है। कह रहे कि वार्षिक ब्याज दर आपको बताना है। कभी भी सवाल में आपको अगर दे रखा हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, और स्पेशली 2 वर्ष का दे रखा हो अंतर, तो मैं आपको हमेशा एक सूत्र बताता हूं साथियों। क्या होता है वो सूत्र, अंतर बराबर क्या, अंतर बराबर पी और R/100 का होल ऑफ स्क्वायर। अंतर कितना दे रखा है, 102 रुपए, यानी कि 102.40, ठीक है ना। और पी की अगर बात करें 16,000 है, तो ये 16,000 हो गया। आर पूछा जा रहा है आपसे, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, बटे अगर बात करें तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। अगर इसकी बात करते हैं साथियों, तो क्या करें, इसको कट कर दें, यह काम करी, ये 10 की गुणा अगर हम यहां पर करा देते हैं, हम यहां पर करा देते हैं, और ये 16 बचा है ना, 16 यहां पर आ जाएगा, यानी कि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर बचा है। ध्यान रखिए, जो कट गया उसको हम हटा देते हैं। अब यहां पर क्या बचा, आर स्क्वायर सा, तो यहां पर खाली बचा हुआ है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट हटाया आपने, 2 जीरो बढ़ा दिए, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, यानी कि अब आपके पास बचा है क्या साथियों, अब आपके पास 1024/16 बचा है। ठीक है ना, बिल्कुल ये बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। इसको अगर साथियों हम कट करते, जरा कट करने को, ये 4 से कटेगा, देखिए जरा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, ठीक है ना, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, और 4 पंजे 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। इसको कट करिए, 4 छंग 24 और 4 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो गया, और एक जाएगा 4 चौक आपका 16 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए जरा 4 छंग, अच्छा 4 छंग यहां पर लिखो ना, 4 छंग, एक सेकंड, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 64 आया है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 का ही तो स्क्वायर है। तो मैं कहूंगा 8% वार्षिक ब्याज आ जाएगी, और ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि एक तार है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में इसको मोड़ा जाता है। मतलब एक तार है, ठीक ना, इसको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो साथियों एक तार को हमने ऐसे करके मोड़ दिया, और अगर इसकी त्रिज्या देखते हैं तो 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकलती है। अब इसी तार को मोड़कर हमने एक वर्ग बना दिया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर साथियों किसी चीज को मोड़कर पहले वृत्त बनाओ या कुछ भी बनाओ, फिर उसी को
ठीक है, वर्ग बना दो या आयत बना दो तो दोनों का परिमाप समान होता है, यानी कि वृत्त का परिमाप समान हो जाएगा, जो वृत्त का परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। ये बात साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट है क्लियर रखना है। तो कहने के वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा वर्ग की भुजा हम ए मानते हैं, यानी कि जो ये लंबाई होगी वही ये होगी, वही ये होगी, वही ये होगी। अब वृत्त का परिमाप साथियों कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2πr होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है साथियों, देखिए 1a 2a 3a 4a यानी कि 4a आपका ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ये बात साथियों क्लियर है कि ये बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7 और साथियों r की जगह पर 14 आ जाएगा, बराबर 4a आ जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 88 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। a बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 22 यहाँ पर आ जाएगा। तो a की जानकारी पूछ रहे थे, ये भुजा है, ये साथियों a क्या है, ये भुजा है, और भुजा बराबर 22 आ गया है। तो मैं कहूंगा 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों अगर आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को साथियों क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो आपके लिए एग्जाम के अंतिम दिनों में साथियों 3 प्रकार की पीडीएफ तैयार की गई हैं। मैं कहूंगा अगर साथियों इन 3 प्रकार की पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं तो तकरीबन आपका 60% साथियों पेपर यहां से फंस सकता है। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी, एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको दी जाएगी। क्योंकि साथियों जो एसएससी जीडी के क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चंस आए हैं साथियों पिछली शिफ्ट में, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि साथियों एग्जामिनर वही पिछली शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के डिक्टो उठाकर रख देता है। तो अगर आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो साथियों इसमें से जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बहुत आराम से साथियों मिल जाएंगे अपने रियल शिफ्ट में। उसके अलावा साथियों 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, और इन मॉडल पेपर में साथियों मैथ और रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट को लगभग कवर अप किया गया है। और ये हर एक मॉडल पेपर साथियों 80 क्वेश्चन का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन वही हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग मैथ के 20-20 क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दी जा रही है। तो ये तीनों पीडीएफ साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, ठीक है ना, वहां से जाकर आप इसको ले सकते हैं। या आप एक काम करिएगा, टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसका येलो लोगो होगा जैसे हमारे चैनल का है, तो साथियों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको साथियों 49 वाली पीडीएफ दिख जाएगी। इसको साथियों ले लेना, ठीक है ना, 49 रुपीज की साथियों पीडीएफ है। मैं कहूंगा इतनी अगर पीडीएफ जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, इनको पढ़ लिया तो आपको ये समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 60% के आसपास साथियों इन 3 पीडीएफ को पढ़कर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।